हमारी लर्निंग एंड टीचिंग की सीरीज़। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 की थ्योरीज़ के बारे में डिस्कशन। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस करा था पावलोस की थ्योरीज के बारे में और ट्रायल एंड एरर मेथड के थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्किनर की थ्योरी। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, या स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, या फिर डायरेक्टली नॉर्मली जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब जो आपको मेन बात पता होनी चाहिए, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोला जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो BF स्किनर है उनका ये मानना था, ये जो लर्निंग होती है ना ये रिलेटेड होते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। मतलब अगर आप चाहते हो कि जो बच्चा है बार बार वो सेम काम करे तो आप उसको मोटिवेट करते हो ताकि वो सेम एक्टिविटी बार बार करे, और अगर आप चाहते हो वो काम ना करे तो आप उसको पनिशमेंट देते हो। तो इससे हमें पता लग जाता है बच्चे को कि ये काम नहीं करना। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए, वी लर्न बाय डूइंग एंड बाय रिजल्ट वी गेट। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, इफ़ अ स्टूडेंट स्टडी हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स और उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो और स्टडी करेगा और उसका बिहेवियर और स्ट्रेंथन हो जाएगा कि उसको पता है हर बार वो पढ़ाई करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब जो BF स्किनर है उनका सिंपल है कि जो बिहेवियर है वो री से कंट्रोल होता है। फर्स्ट थिंग, मतलब जो बिहेवियर है उसको हम किसी स्टिमुलस से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो इसके अंदर जो लर्नर है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो लर्निंग है वो रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड कर रही है। मतलब जो वो काम करेगा, जो वो एक्शन करेगा, उसको उसका रिजल्ट मिलना है। तो मतलब इसके अंदर वो उसका एक एक्टिव रोल है क्योंकि उसको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि एक चाइल्ड जो है वो अपना रूम साफ़ करेगा तो उसको तारीफ़ मिलेगी, तो वो बार बार अपना रूम साफ़ करेगा ताकि वो उसको तारीफ़ मिलती रहे। तो एक बिहेवियर सेटअप हो जाता है यहाँ पर। तो स्किनर के अकॉर्डिंग दो तरह के बिहेवियर होते हैं। सबसे पहला होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ये जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है ये ऑटोमेटिक होता है, कंट्रोल बाय स्टिमुलस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी आइज़ में किसी ने टॉर्च मारी, फ्लैश मारी, तो आप क्या करते हो, अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हो। तो वो जो फ्लैश लाइट थी वो क्या था, स्टिमुलस था, और आपने उसको जो रिस्पॉन्स दिया ना वो आपका जो हो गया ऑटोमेटिक बिहेवियर हो गया। तो ये हो गया रिस्पोंडेंट बिहेवियर। आप किसी न किसी स्टिमुलस को, वो आपका माइंड इस तरह से बना हुआ है कि आपने उसको रिस्पॉन्ड करना ही है। तो जो दूसरा बिहेवियर होता है वो होता है ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप खुद से कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आपने सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉग का एग्जांपल देखें, पिछली वाली थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस करा था कि जैसी वो बेल की आवाज़ सुनता था उसके माउथ से स्लाइवा निकलता था। ये शुरू से ऐसा नहीं होता था कि हमेशा वो बेल की आवाज़ सुन के स्लाइवा सिक्रीट करे, लेकिन हमने उसकी कंडीशनिंग इस तरह कर दी थी, बार बार उस बेल बजने पे उसको खाना मिलता था और खाना देख के सलाइवा प्रोड्यूस होता था। ये जो स्टेप है क्योंकि बार बार रिपीट किया गया और इसलिए उसका बिहेवियर उस हिसाब से सेट हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। ये वॉलेंट्री होता है और ये कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें तो अलग अलग जो साइंटिस्ट है जैसे MLBG या DL मालो, इन सब ने यही बोला जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमारे रिस्पॉन्स को सेट करने के लिए होता है कि हम किसी स्टिमुलस को, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को कैसे जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है उसके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे वो एक पर्टिकुलर फिक्स रिस्पॉन्स हम सेट कर देते हैं, जैसे कि जब भी बेल बजती है तो डॉग के माउथ से सलाइवा निकलता है, तो ये एक फिक्स रिस्पॉन्स है। मतलब वो और कुछ नहीं करेगा, बस उसको खाने की याद आ जाएगी, उसको पता लग जाएगा बेल बजी है, उसको खाना मिलना है, तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह जो है ना, इसके अंदर हमें रिवॉर्ड और पॉजिटिव स्टिमुलस रखना पड़ता है। जितना आप रिवॉर्ड और पॉजिटिव स्टिमुलस रखोगे उतना जो है बार बार जो है स्टेप रिपीट होएंगे और जो बिहेवियर है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ है, ये जो कंडीशनिंग होती है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है, और हम जिस तरह का भी जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट की एक हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, एक ये एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि जो कंडीशनिंग है वो कंट्रोल की जाती है। अब ये जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो BF स्किनर है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। 1938 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसको उन्होंने पहले स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोला था और बाद में हमने इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग या स्किनर ऑपरेंट कंडीशन भी बोल दिया था। अब इसके अंदर होता है क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो रैट है जिसके बारे में हम इस थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं, या फिर कोई इंसान है, वो जो है ना वो एक रीइंफोर्समेंट के लिए ही एक्टिविटी हम परफॉर्म करवाते हैं। मतलब हम उसको इसके अकॉर्डिंग, जो थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है, जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो रीइंफोर्समेंट के कारण होता है। अब इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट ज़्यादातर जो है रिवॉर्ड है कि अगर वो
काम करने पे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो काम बार बार किया जाएगा। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता दी है। अब हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट सबसे पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहला हमें पता लग गया इट इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि लर्निंग अकर तभी होएगी जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे टीचर जो है बच्चों को स्टार मिलेगा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, तो बच्चे डेली जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे ताकि उनको अगले दिन क्या मिले, स्टार मिले। दूसरा है इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है, जैसे स्टूडेंट जो है अपने आप सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, या फिर उसको पता है कि अगर वो ये काम करेगा तो उसको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। और क्या इससे बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि बार बार ये जो स्टेप है वो रिपीट हो रहा है। और जो रीइंफोर्समेंट है ना, डिपेंड ऑन द लर्नर एक्शन, मतलब जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा तभी उसको एप्रिसिएशन मिलेगी। तो वो जो पार्टिसिपेशन करवाना है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब समझने के लिए कि ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट है क्या, हमें पढ़ना पड़ेगा स्किनर का एक्सपेरिमेंट। तो स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था ये रैट और पिजन पे करा था, लेकिन इस वाले के अंदर हम रैट के बारे में डिस्कस करने वाले। इसने क्या करा, एक स्पेशल बॉक्स लिया, इसने इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स का नाम दिया और इसके अंदर एक हंग्री रैट को बंद कर दिया। अब रैट को तो खाना चाहिए ताकि उसकी भूख मिट सके। तो इन्होंने क्या करा, उस जो बॉक्स है उसकी दीवार के साथ एक लीवर अटैच कर दिया और लीवर को फूड बोल के साथ अटैच कर दिया। मतलब जब भी, और फूड बोल में ऑब्वियसली खाना रख दिया था। अब इसमें क्या था, लीवर जो है वो कहाँ है, जस्ट अंडर द लीवर फूड वॉज प्लेस्ड, यानी कि लीवर के जस्ट नीचे क्या प्लेस कर दिए, फूड प्लेस कर दिए। अब जब भी रैट जो है वो लीवर को प्रेस करेगा उसको क्या मिलेंगे, क्रम्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के पीसेस मिलेंगे। अब जो रैट भूखा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा बॉक्स के अंदर, कभी वो जंप करेगा, कभी फ्लोर को सूंघेगा, स्क्रैच करेगा दीवारों को, ये मतलब हर कुछ सब कुछ ट्राई करेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो हंग्री है, वो जो है अपना पेट भरना चाहता है। अब एक बार उसने जैसे अलग अलग जगह वो वॉल स्क्रैच कर रहा था, कभी कहीं सूंघ रहा था, तो गलती से एक बार उसका लिवर पे हाथ पड़ जाता है। जैसे वो लिवर पे हाथ पड़ता है तो उसको खाना मिल जाता है। अब उसको पता लग जाए उसको खाना मिल सकता है, तो वो सब एक्टिविटीज़ बार बार करता है। धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर की तरह उसको पता लग जाता है कि जब भी वो लिवर को खींचेगा ना तब उसको खाना मिलेगा। और जब रैट को भूख नहीं लगती थी तो वो लिवर प्रेस नहीं करता था। तो धीरे धीरे ट्रायल्स के बाद पता लग गया कि लीवर प्रेस जितना ज़्यादा वो करेगा उसको खाना मिलेगा। तो जब भी उसको भूख लगती थी वो लीवर प्रेस करता था। अब ये चीज़ उसको पहली बारी में नहीं पता लगी, उसने बहुत मेहनत करी, कभी दीवारों पे चढ़ रहा है, कभी स्क्रैच कर रहा है, कभी कहीं सूंघ रहा है, और ऐसे ट्रायल करते 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 उसको पता लगा कि वो लिवर को पुल करने पे ही उसको खाना मिलेगा। तो ये जो खाना था ना ये इसके लिए क्या था, रिवॉर्ड था, जिसको हम बार बार री इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो इन शॉर्ट जो रैट है उसको खाना मिलेगा तो वो लिवर पुल करेगा, और उसको पता है लिवर पुल करने पे क्या है, खाना मिलेगा, मतलब वन एंड द सेम थिंग। तो ये हमने क्या कर दिया, बिहेवियर सेट कर दिया कि जब भी वो लिवर पुल करेगा खाना मिलेगा। उसी तरह बच्चा जब भी होमवर्क करेगा उसको प्रेज मिलेगी, उसको स्टार मिलेगी, या फिर उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्किनर है ना उसने सिंपल सी जो थ्योरी बताई कि जो लर्निंग है वो रीइंफोर्समेंट यानी कि बच्चे को रिवॉर्ड देने से जो है वो होती है। अब जो स्किनर है उसने ना दो तरह के बिहेवियर को डिस्क्राइब करा था। पहला था रिस्पोंडेंट बिहेवियर, दूसरा था ओपोनेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर यानी कि जो हम इमीडिएट एक्शन करते हैं स्टिमुलस को देख के। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई आंखों पे लाइट मारेगा तो आपकी आंखें क्या करेगी, ब्लिंक करेगी, या फिर अगर कोई सुई चुभाएगा, नीडल चुभाएगा तो फटाफट अपना हाथ जो है पीछे खींच लोगे। तो ये हो गया रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ये एक इंटरनल बिहेवियर है, ये हमें पहले से पता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री होता है। लेकिन जैसे रैट और जो डॉग का हमने एग्जांपल पढ़ा ना, कि किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से हमने एक बिहेवियर को लिंक कर दिया, जैसे लिवर पुल करने पे उसको खाना मिलेगा, बच्चा होमवर्क करेगा तो उसको स्टार मिलेगा, उसी तरह हमने एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ इसको लिंक कर दिया। इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। और ऐसा हमने डॉग वाले जो थ्योरी थी उसमें भी पढ़ा था कि ये परमानेंट नहीं होता, इसको जो है काफ़ी ईजिली जो है ये ब्रेक हो सकता है। मतलब हर बार, जैसे पता है कि हर बार बेल बजने पे डॉग को खाना मिलता है, लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक ये चीज़ रिपीट ना की जाए तो डॉग जो है वो भूल जाता है और उसके कुछ टाइम बाद बेल बजने पे उसका सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह अगर रैट को हम इस बॉक्स से बाहर निकाल दें और नॉर्मल एनवायरनमेंट में रख दें और बहुत टाइम बाद उसको वापस उस बॉक्स में रख दें तो फिर से वो भूल जाएगा कि लेवर पुल करने पे उसको खाना मिलता है। तो ये वाला जो बिहेवियर है ये कंट्रोल बिहेवियर है, ये अंडर कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जब तक हम बार बार हम इसको रिपीट ना करें, मतलब जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा, ये चीज़ जो है
अप्लाई नहीं हो पाएगी। अब हमने ना ऑपरेशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है। सबसे पहले आ जाता है हमारा शेपिंग। शेपिंग जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो भी हम सिखा रहे हैं ना वो तुरंत अप्लाई नहीं होता, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मतलब जैसे एक हैबिट है वो भी धीरे धीरे डेवलप होती है, बिल्कुल उसी तरह जो कंडीशनिंग होती है वो धीरे धीरे करके शेप की जाती है। फिर जो सेकंड नंबर पे आता है वो है एक्सटेंशन, मतलब बिहेवियर डिक्रीजेस व्हेन रीइंफोर्समेंट स्टॉप। मतलब अगर ये कंक्लूजन आया था कि रैट जो है उसको अगर हम थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर रख दें या फिर वो लीवर से उसको खाना देना बंद कर दे, किसी और तरीके से उसको खाना दे, तो वो जो उसकी मेमोरी थी ना वो भूल जाएगा, वो एक्सटेंट हो जाएगी, वो कंडीशनिंग नहीं रहेगी। इसलिए ये जो है ना ये इतनी परमानेंट नहीं है, चाहे जो मर्जी कोई बोले। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस रिकवरी बिहेवियर रिटर्न आफ्टर सम टाइम। जैसे कि कुछ टाइम तक अगर प्रैक्टिस ना की जाए, कुछ टाइम तक उसको उसी सेम स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ना रखा जाए, तो वो अपनी जो भी उसको सिखाया गया है, जो भी कंडीशनिंग उसकी की गई है वो भूल जाता है। अच्छा, फिर आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि रिवॉर्ड मिलेगा तो बिहेवियर और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब रीइंफोर्समेंट यहाँ पर रिवॉर्ड के लिए कि जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा और उतना ज़्यादा उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। नेगेटिव में क्या है, अगर हम रिवॉर्ड हटा दें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या तो हम रिवॉर्ड हटा दें या कुछ पनिशमेंट रख दें, तो उसके कारण वो जो बिहेवियर है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसका जो इतना रिस्पॉन्स है वो नहीं रहेगा। फिर आता है हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब अगर उससे मिलता जुलता कोई स्टिमुलस होएगा तब भी वो सेम रिस्पॉन्ड ही करेगा। इसको बोलते हैं हम कंडीशन रिस्पॉन्स, जिसमें जो रैट है या डॉग है वो दो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बीच में, दो एक्सटर्नल कारण जिससे वो कोई पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा था उनके अंदर फ़र्क नहीं कर पाता। जब वो डिफरेंस नहीं देख पाता तो वो सेम रिस्पॉन्स ही करता है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन। कई बार जब बहुत ज़्यादा बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है तो दो चीज़ों के बीच में जो है वो भेदभाव करना, डिस्टिंक्ट करना सीख जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डॉग वाला ही पिछला एग्जाम्पल देखें तो कई बार क्या होता है, डॉग जो होता है ना जब वो बेल जैसी आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि उसको खाना मिलने वाला है, तो उसका माउथ सलाइवा प्रोड्यूस कर देता है। तो समटाइम जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता। इसको हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वो दो स्टिमुलस के बीच में नहीं ध्यान दे पा रहा कि कौन सा क्या है, और विद प्रैक्टिस उसको एग्जैक्ट बेल की आवाज़ पता लग जाए या रैट को एग्जैक्ट लेवर की पोजीशन पता लग जाए, तो वो आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन की। वो दो स्टिमुलस के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि उन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। अब हमने पढ़ना है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि एजुकेशन के अंदर ये थ्योरी हमारे किस काम आएगी। तो सबसे पहला है शेपिंग द बिहेवियर। तो टीचर्स जो है मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चों का बिहेवियर रीइंफोर्समेंट के थ्रू। वो तो हमें पता है रीइंफोर्समेंट क्या है, रिवॉर्ड होता है। मतलब अगर हम उनको कोई रिवॉर्ड देते रहे तो धीरे धीरे जो उनका बिहेवियर है ना इम्प्रूव हो सकता है। जैसे चाहे वो राइटिंग की बात हो, हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे की राइटिंग गंदी है, पढ़ी नहीं जा रही, तो टीचर को उसको पनिश नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए, और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए। फिर आता है एलिमिनेशन ऑफ फियर, मतलब अगर छोटे छोटे काम करने पे अगर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसको डर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो है क्लास में आंसर दे रहा है, चाहे उसका आंसर गलत है, पर एटलीस्ट उसकी टीचर प्रेज कर दे दैट यू टुक एन एफर्ट, कि आपने उठ के कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया। चाहे एक वीक स्टूडेंट की आप प्रेज करो तो उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो एलिमिनेशन ऑफ फियर हो जाता है। इसलिए जब डर जो ख़त्म हो जाता है तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पर काम आती है। अच्छा, अब हम नॉर्मली इन बात करते हैं रीइंफोर्समेंट को यूज़ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मिल रही है इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट बोल दो या मोटिवेशन बोल दो। तो जब भी स्टूडेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उनकी अचीवमेंट, उनके बिहेवियर पे एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उससे वो और इनकरेज होते हैं, और मोटिवेटेड होते हैं और अपने बिहेवियर को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं।
फिर आता है फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। तो इस जो हमने एक्सपेरिमेंट है जैसे हमने समझा, रैट ने धीरे धीरे करके सीखा था कि लिवर पुल करने पे उसको खाना मिलेगा। तो लर्निंग भी जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे अगर बच्चे को मैथ्स करानी है तो पहले बेसिक मैथ्स कराओगे, फिर धीरे धीरे आप अलजेब्रा जैसी चीज़ों पे जाओगे। तो जो चीज़ें होती है ना वो ईजी टू कॉम्प्लेक्स जानी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं। और कोई भी बच्चा है वो धीरे धीरे ही सीखता है। फिर आता है मोटिवेशनल स्टूडेंट की। तो ये थ्योरी हमें यही बताती है कि अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको रिवॉर्ड देंगे, तो उनको पढ़ना अच्छा लगेगा। जैसे क्लास के अंदर बेस्ट स्टूडेंट या जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जाए या फिर उसको क्लास मॉनिटर बना दिया जाए। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब है प्रैक्टिस, कि जितने ज़्यादा हम बार बार किसी बिहेवियर को रिपीट करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ज़्यादा जो वो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, उतना ज़्यादा जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा डेली रिवीजन करेगा ना तो उसकी मेमोरी इंप्रूव होएगी। फिर आता है हमारा वोकैबुलरी डेवलपमेंट के बारे में। मतलब री इन्फोर्समेंट जो है लैंग्वेज लर्निंग में भी काम आती है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो सीखने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। चाहे वो राइटिंग की प्रैक्टिस हो, चाहे वो लिखने की बोलने की प्रैक्टिस हो, फ्लुएंसी की हो। तो आप जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी और लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होएगी। फिर आता है प्रोग्राम लर्निंग, कि जो लर्निंग होती है हमेशा स्मॉल स्टेप में होनी चाहिए। प्रोग्राम मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप या सीक्वेंस में। तो एक प्रोग्रामिंग में होनी चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर स्टेप में होनी चाहिए। और दूसरा एक यहाँ पर फीडबैक का मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ताकि बच्चे को पता लगता रहे कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है, टीचर उसकी हेल्प करे। फिर आता है स्मॉल स्टेप, कि डिवाइड इनटू इजी पार्ट है। इसका मतलब कि हमें छोटे छोटे बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं उनको सिंपल चैप्टर्स में बांट देना चाहिए, या फिर जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना चाहिए, ताकि लर्निंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए और बच्चे के लिए कन्वीनियंट हो जाए। फिर आता है सेटिस्फैक्शन, कि जब भी बच्चे को सक्सेस मिलती है ना और उसको वो देख के खुशी मिलती है, तो वो एक टास्क को अकम्प्लिश करने की वो जो फीलिंग है ना, उससे जो होता है उसकी लर्निंग की पावर बढ़ जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कोई काम कर लिया या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है बच्चे के अंदर, और पढ़ने की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस थ्योरी के अंदर कुछ क्रिटिसिज्म भी फेस करा है, कि मतलब कुछ कमी है इस थ्योरी के अंदर। जैसे पहली कमी वो है इग्नोर मेंटल प्रोसेस, कि इसके अंदर एक तो यहाँ पर हमने जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को यूज़ नहीं किया, ठीक है। दूसरा है इसने जेनेटिक फैक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी, कि जीन्स के कारण भी जो है लर्निंग या बिहेवियर इफेक्ट करता है, तो जीन्स जेनेटिक की इसने बात नहीं करी। फिर क्या है, इसने क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी लेवल क्या होता है बच्चे का उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करी। इसने इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज़ जो है बच्चे के अंदर का खुद की जो अच्छी वैल्यूज़ होती हैं उसको कंसिडर नहीं करा, उस बिहेवियर के बारे में नहीं कहा। ये खाली मैकेनाइजेशन पे ट्रीट करी है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कि ये चीज़ होएगी तो वो ऐसा बिहेव करेगा। तो उसके मेंटल या इंट्रिंसिक जो बिहेवियर होता है उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई। तो ये जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ ऑफ माइंड की बात नहीं की गई है। तो अगर ऑपरेंट कंडीशन जो है वो पावरफुल थ्योरी है, इससे जो है लर्निंग बेस्ड और रीइंफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड के बारे में है, कि रिवॉर्ड मिलेगा तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव होगा। तो कुछ लिमिटेशन के बाद भी ये एजुकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और क्लासरूम मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जिसको हम वाइगॉस्की की भी थ्योरी बोलते हैं। थैंक यू।